हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज के अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में आज हम लोग एक ऐसे पार्ट को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम सबसे जुड़ा हुआ है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कृषि। जी हाँ, हम सब कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं और इससे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत में कृषि का योगदान, ठीक है। प्रमुख फसलें हैं, उनके लिए क्या आवश्यक जलवायु की जरूरत है, किस उनका प्रकार क्या है, किस में कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम उसके लिए प्रमुख जो स्थान है, कहाँ पर कौन सी फसल फेमस है, यानी कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। भारत में कृषि विविधता, जैसे कृषि की से संबंधित जो क्रांतियाँ हुई हैं उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत मजा आएगा। बस आप धैर्य बनाकर इसको सुने। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे आपको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में जो है करंट अफेयर्स की क्लास प्राप्त होती है, जो कि सुबह में 7 बजे। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, वो सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो आप हमारा नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस है, पे करके ग्रुप में जुड़ जाए। ये सब कुछ पीडीएफ, टेस्ट, क्विजेस सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के माध्यम से आप देखें भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बदलता स्वरूप, भारत में कृषि जोत का यथार्थ यह, मतलब कितने किसान जो है छोटे हैं, कितने मध्यम हैं, कितने बड़े किसान हैं, कितने से कितने बीच में हेक्टेयर में उनको छोटा, सीमांत या मध्यम या इस तरीके का माना जाता है। और भारत की जो प्रमुख फसल है उनकी क्या प्रजाति, जैसे चावल है, गेहूं है, ठीक है, मक्का है, उनके लिए क्या आवश्यक जलवायु है, क्या उपयोग है, प्रमुख जो राज्य है। इस तरीके से यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को बहुत सहज तरीके से आप देखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, ठीक है। आइए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बदलता स्वरूप। जी हाँ, आप जानते हैं आबादी की निर्भरता अगर हम देखें तो हमारे भारत देश की जो आबादी है उसका 50% भाग आज से अधिक, मतलब किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50% से अधिक जो है जनसंख्या हमारी जो है आजीविका के लिए, अपना जीविकोपार्जन के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भाई जब कृषि पर निर्भर है तो जीडीपी में भी योगदान होना चाहिए, लेकिन कितना है जरा आप देखते हैं। यहाँ पर जीडीपी में अगर आप देखें तो योगदान कितना है, वर्तमान समय मात्र 17.7% है, जबकि ये योगदान तो 1950-51 में कितना था, 52% था, जो कि एक देखिए एक बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। 2024 में मात्र जो है 17.7% हमारी जीडीपी। अगर आप सोचे तो 50% लोग इस पर निर्भर हैं और जीडीपी पे योगदान मात्र 17.7% और वो 1/3 गिर गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा और चिंतनशील चीज़ है, अब इस पर विचार किया जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए अगर हम कृषि भूमि का विस्तार, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, इतना हमारा भौगोलिक क्षेत्र, उसका 60% भाग कृषि कार्यों के लिए उपयोग में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कितना जो है कृषि योग्य जमीन हमारी है, ठीक है, 60% है, ठीक है। और अभी जीडीपी में कितना योगदान है, उस समय कितना था, 1952 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं 54 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारत में कृषि जोत का यथार्थ और सीमांतीकरण, आप समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि कितना, अगर आपके पास ज़मीनें हैं तो आप कौन से कैटेगरी के किसान होने वाले हैं। अब आप स्वयं कौन से किसान हैं आप जरा बताइएगा, ठीक है। राष्ट्रीय औसत में अगर देखें, भारत में क्रियाशील जोतों का औसत आकार अगर देखें तो 1.08 हेक्टेयर है, जो कि 2015-16 आंकड़े के अनुसार। अगर हम देखें तो सीमांत जोत, यानी सीमांत मतलब बहुत छोटे वाले, इतनी पुट्टू भर वाले किसान जो है, जिनकी ज़मीनें कितनी है, मात्र 1 हेक्टेयर से भी कम है, ठीक है। जिनकी ज़मीनें 1 हेक्टेयर से भी कम है उनको सीमांत किसान के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसे किसान हमारे यहाँ 67.10% है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सबसे छोटे, ठीक है, इनकी सर्वाधिक हिस्सेदारी है, छोटे वाले, ठीक है, किसी तरीके से आपका अपना जीविका उपार्जन करते हैं। छोटी जोत वाले हैं 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक, जिनकी 1 हेक्टेयर से लेकर के, मतलब कम से कम 1 हेक्टेयर और या उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर के बीच की जो ज़मीनें हैं उनको छोटी जोत वाले किसान कहा जाता है, ठीक है। अगर मध्यम जोत की हम बात करें तो अर्ध मध्यम में आएगा 10 इनकी संख्या 10.04% है। मध्यम वाले के 4.25% है। बड़ी जोत क्या है, जिनकी ज़मीनें जो है 10 हेक्टेयर से अधिक है, मतलब आप समझिएगा मेरे भाई। मध्यम में कौन आएगा, 2 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच में जो आएंगे मध्यम, अर्ध मध्यम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
और जो बड़ी जोत के अंतर्गत आते हैं जिनकी जमीनें 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो इनकी संख्या कैसी है, मात्र 0.70%, मतलब 1% से भी कम है ऐसे किसान। तो भारत में के 85% से अधिक जो किसान छोटे या सीमांत श्रेणी के किसान हैं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम एक एक यहाँ पर एक एक जो है हमारी जो फसलें हैं उनके बारे में देखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भारत की सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल की हम बात करें तो ये है भैया चावल, ठीक है, ये एक बहुत ही प्रमुख खाद्य फसल। ये देखिए चावल, ये पानी वानी भरा हुआ है, ठीक है, तो दूर से तो देखने में गन्ना लग रहा है ना, लेकिन ये चावल है भैया, ठीक है। अगर हम इसके जलवायु की बात करें, उष्णकटिबंधीय फसल है, ये क्वेश्चन बनता है कि चावल कैसी फसल है, तो कैसी है, उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है। और इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की जरूरत होती है, और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यक होती है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है, और पानी की 100 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा है, हम भारतीय हैं, ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में अगर हम बात करें तो इसका 43% हिस्सेदारी है। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको अभी आप जान ले, 43% हिस्सेदारी। और प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक वर्ष में 3 फसलें, ओस जो कि शरद ऋतु में, अमन जो कि शीत ऋतु में, और बोरो जो कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पर अब आगे हम लोग देखेंगे गेहूं। जी हाँ, गेहूं की अगर हम बात करें, यह एक प्रमुख शीतोष्ण फसल है। जी हाँ, अब देखें, अभी तक हमने देखा यहाँ पर धान। धान कैसी फसल है, प्रमुख उष्णकटिबंधीय फसल है। और ये गेहूं आपका कैसा फसल है, गेहूं है आपका, ये जो है प्रमुख शीतोष्ण प्रधान फसल है। यहाँ पर आप देखेंगे इस समय आपको यही दृश्य फसलों की खेत में जो है दिखाई देगी, अगर अभी मड़ाई नहीं हुई होगी तो ये आपकी गेहूं की फसल है। अगर इसके लिए जलवायु की हम बात करें, शीतोष्ण जलवायु। जलवायु कैसा है, शीतोष्ण जलवायु। बुआई के समय जो है 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक, और कटाई के समय 20 डिग्री से 25 डिग्री तापमान इसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि आप जानते हैं इसकी बुआई कब होती है, नवंबर में, 20-25 नवंबर के आसपास में इसकी बुआई शुरू होती है, और उस समय ठंडियाँ आती हैं, तो उस समय जो तापमान होता है 10 डिग्री से 15 डिग्री का जो है होता है, सेल्सियस होता है। और अभी का तापमान आप देख रहे हैं भैया, धूप में चले जाओगे जल जाओगे, करिया हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए तापमान लगभग जो है, और इसके लिए 50 सेमी वर्षा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लोग जो है अपने मशीनों के माध्यम से इसका आप उगाई करा सकते हैं। अगर इसके स्थान की बात करें, चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा है भारत। तो गेहूं और चावल दोनों में हम दूसरे नंबर पर आए, ठीक है। अगर प्रमुख राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये हमारे क्या है, प्रमुख राज्य हैं, ठीक है। कैसे, कौन से राज्य हैं, प्रमुख राज्य हैं। तो यहाँ पर अगर इसके किस्मों की हम बात करें, भाई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। अभी आपने देखा जो GIC अल्टीग्रेड कंप्यूटर का पेपर हुआ था, उसमें भी किस्म पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए इसकी किस्में हैं, जैसे लर्मा, रोजो, सोनालिका 64, मैक्रोनी, VL जो है 829, HS 420, HS 355। तो ये किस्में हैं कुछ प्रमुख, आपको इनके बारे में भी जानना चाहिए, याद रखें मेरे भाई। अब बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर देखो मक्का। जी हाँ, मक्का खाद्य एवं चारे का एक बहुउद्देशीय स्रोत है, ठीक है। अगर इसको हम देखें, इसकी जो जलवायु है, इसके लिए अर्ध शुष्क जलवायु, यानी 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं इसकी बुवाई कब होती है, जून लास्ट में जब बारिश आने लगती है तब इसकी बुवाई शुरू होती है, हम अपने लोगों के यहाँ, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, और 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा। बहुत वर्षा की जरूरत नहीं है कि धान की तरह इसको 100 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत है। वर्षा आता रहे जाता रहे 50, लेकिन गेहूं से ज़्यादा। इतनी जितनी धूप है ना इस समय, तो सब पक जाएंगे पहले बिना पैदा ही हुए। अगर हम इनके उपभोग की बात करें, यह खाद्य एवं चारा दोनों में है, क्योंकि आप जानते हैं कॉर्नफ्लेक्स, तमाम सारी चीज़ें इससे बनते हैं, जो अगर आप देखें तो मिलेट्स में इसका काउंट किया जाता है। इसके साथ साथ ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही उपयोगी जो है खाद्यान्न है। दोनों रूप में इसका उपयोग किया जाता है, खरीफ एवं जायद दोनों ऋतुओं की ये फसल है, ठीक है। अब इसके लिए प्रमुख राज्य की बात करें तो कर्नाटक, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इसके प्रमुख राज्य हैं, ठीक है।
अब इससे थोड़ा सा यहाँ पर जाने, इसको क्या कहा जाता है, अनाजों की रानी। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखो पीली पीली रानी, ठीक है, बढ़िया है, सुंदर लगता है देखने में, खाने में चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन इसका जो है आप देखते हैं क्या नाम से उसको कहते हैं, पॉपकॉर्न हो गया और तमाम चीज़ें हो गए जो कि बड़ी कॉस्टली मिलते हैं और बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है। परभनी शक्ति इसकी एक प्रमुख जैव संवर्धित बायो फर्टिलाइज किस्म है, ठीक है। तो ये किस्म कौन सी, अभी हमने बात किया परभनी शक्ति, ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखें भैया, अगला यहाँ पर ये है दालें, प्रमुख दालें। यहाँ पर अगर हम देखें तो मिट्टी की उर्वरकता और प्रोटीन का आधार क्या है, ये है दालें। जी हाँ, मिट्टी की उर्वरकता मतलब ये जो फसल है, ये इनको उगाने से ना मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। हम लोग कृषि किसान परिवार से हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे मूंग हो गया और भी तमाम अरहर हो गई और भी जो भी फसलें हैं, इनको बोने के बाद जो इनकी पत्तियां गिरती हैं ना, वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महत्व है, ये फलीदार फसलें हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा आयातक भी है। तीनों चीज़ें हैं हमारे पास। क्या है, हम सबसे बड़ा उत्पादक हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं और सबसे बड़े आयातक भी हैं। तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना। अगर इनसे संबंधित प्रमुख राज्य की हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो कि सबसे नंबर 1 पर है, ठीक है, प्रमुख जो है यहाँ पर दालों में। राजस्थान उसके बाद नंबर आता है, महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश हमारा चौथे नंबर पर आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जाना। और इसकी कुछ किस्में हैं, जैसे चना में अगर देखें तो पूसा 16 और MS6, मालवी चमत्कार। और अरहर में अगर हम बात करें तो तूर, और मूंग में अगर हम बात करें मूंग उड़द की, ये कुछ किस्में इसकी होती हैं। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखते हैं तिलहन। जी हाँ, ये देखो पीली पीली सरसों की खेत, ठीक है, जो कि तिलहन के अंतर्गत आता है। कृषि आधारित वसा अर्थव्यवस्था है, ठीक है। आर्थिक महत्व अगर हम बात करें, भारत में खाद्यान्न के बाद तिलहन का स्थान दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक प्रमुख नकदी फसल है, नकदी फसल मान सकते हैं इसको, क्योंकि इसको आप बेच करके डायरेक्टली मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्र में अगर बात करें, मुख्य रूप से मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात और राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। अगर इनके प्रमुख राज्य की हम बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। गुजरात जो है मुख्य जो है ये मूंगफली में, क्योंकि ये भी तिलहन के अंतर्गत आता है, मूंगफली भी तिलहन के अंतर्गत आता है, तो इसमें जो है प्रमुख है। अगर हम बात करें सरसों का, तो भारत विश्व में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ध्यान रखा मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सरसों का उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है, ठीक है। अब देखिए इनकी प्रमुख किस्मों की बात करें तो यह है NRCHB 506, NRCHB 601, GM3। तो ये सब इनकी कुछ प्रमुख फसलें हैं। अब हम बात करते हैं गन्ना। जी हाँ भैया, अन्ना गन्ना, देखो ये बहुत फेमस है गन्ना। उष्णकटिबंधीय नकदी फसल है, नकदी फसल है भैया, डायरेक्टली बेच करके खेत में ही इसको पैसा मिल जाता है, ठीक है। आप देखें जलवायु इसके लिए ज़रूरत है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए ज़रूरत है। ये भी क्वेश्चन मिल सकता है मेरे भाई। GIC लेक्चरर और GDC असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम आप देने जा रहे हैं, बहुत बड़े एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, तो यहाँ पर आप इसके लिए तैयार रहें। ये देखें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होती है, बारिश 75 से 100, ठीक है। हमने देखा जो है 100 सेंटीमीटर बारिश आवश्यकता होती है किसके लिए, धान के लिए। 50 किसके लिए आवश्यकता होती है, गेहूं के लिए, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा जो है दालों के लिए 50 से 100 के बीच में होती है, तिलहन के लिए इसी तरीके से। अब इनके लिए 75 से 100, ठीक है। देखें यहाँ पर ब्राज़ील के बाद विश्व में दूसरा स्थान हमारा है, यानी हमारे देश का है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र इसी फसल के अंतर्गत आता है। चलो अब देखिए प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, चीनी का कटोरा कहा जाता है हमारे प्रदेश को, क्या बोला जाता है, चीनी का कटोरा, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक भी प्रमुख उत्पादक जो है राज्य हैं। अब हम बात करें यहाँ पर विशेष, भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में किया जा रहा है, जो कि 1912 में यहाँ गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई। प्रमुख जो संस्थान है उनको कल की वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे क्योंकि हमको जिससे कि ये हम आसानी से तैयार भी कर सकें। अब देखो ये भैया है कपास, कपास मतलब भारत का स्वदेशी रेशेदार पौधा। ये देखो जलवायु अगर हम बात करें तो 210 पाला रहित, यानी ये है, और ये है आपका फ्रोश। ये देखो कितना सुंदर, ये जो है देखें यहाँ पर रेशेदार पौधा, ठीक है, कपास। खिली हुई धूप और 60 से 85 सेमी हल्की वर्षा
और काली मिट्टी के इसके लिए सर्वोत्तम स्थान होता है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, भारत कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय नकदी फसल है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय नकदी फसल। इससे डायरेक्टली पैसा कमाया जाता है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा है, भारत का। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये राजस्थान हमारे प्रमुख राज्य हैं। अब देखो भैया, जूट बाढ़ के मैदानों का स्वर्णिम तंतु है। बाढ़ के मैदान जहाँ होते हैं वहाँ जूट की ये फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए जो आवश्यक जलवायु है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक उच्च तापमान और 150 वर्षा, बरसात में मतलब इस तरीके की ये फसलें उगाई जाती है, जूट है। ठीक है, बनाया जाता है। और ये जो है अगर आप देखें तो 150 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा की इसके लिए आवश्यकता होती है। और ये मैदान जो है बाढ़ के मैदानों की नई जलोढ़ मिट्टी ये आवश्यक है। स्थान की अगर हम बात करें, भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, लगभग 60% उत्पादक इसका करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बांग्लादेश में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, मतलब वहाँ भी वो भी बहुत आगे निकल रहा है। प्रमुख राज्य की बात करें, पश्चिम बंगाल जो कि सर्वाधिक उत्पादन करता है, बिहार और असम। विशेष करके इसके रंग और उपयोगिता के कारण इसके स्वर्णिम तंतु यानी गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। ये क्वेश्चन बन जाएगा भैया, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? अब देखो, मोटे अनाज, ये भैया देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये मोटुआ वाले यानी बाजरा और तमाम जो फसलें होती हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। पोषण से ये भरपूर हैं। ठीक है, ये इनको सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब हमारे यहाँ मतलब बहुत समय पहले क्या होता था, जब उस तरह सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी तो इन्हीं फसलों को मतलब लोग खाया करते थे। लेकिन अब गेहूं चावल पर ज़्यादा आश्रित हो गए और गेहूं चावल क्या हो रहा है, हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक बन रहा है। तो अभी आप देखेंगे तमाम ऐसी चीज़ें हैं, माध्यम है जिनकी वजह से इनको प्रमोट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इनमें पोषक तत्वों की अत्यधिक प्रचुरता होती है। ठीक है, भारत मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन अगर देखें यहाँ पर वैश्विक मान्यता के अनुसार भारत की जो है पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूएन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। और 2023 में इसके लिए जो है मतलब तमाम मीटिंग्स हो रही थी, प्रशिक्षण हो रहे थे। हमारी भी मीटिंग हुई थी, हमारा भी प्रशिक्षण हुआ था, तो हम लोग भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। कहने का मतलब प्रमोट करना है इसको कि लोग जो है जागरूक हों, बच्चों को बताओ उनके बारे में कि ये फसलें कितने इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि हमारे जो क्षेत्र जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, यहाँ पर इनकी जो फसलें हैं ये ज़्यादा मात्रा में, चूँकि पानी की यहाँ उतनी बड़ी चीज़ें पहुँच नहीं है, तो ये फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। और इसके लिए प्रमुख राज्य की बात करें, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऐसे राज्यों में जहाँ थोड़ा सा पानी कम होता है फिर ये अच्छी मात्रा में हो जाते हैं। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये कितना सुंदर लग रहा है यार, चाय का बागान। ठीक है, ये देखो, श्रम गहन बागानी फसल। जी हाँ, चाय। ये है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, वर्ष भर समान रूप से वितरित। ये 150 से 250 सेमी भारी वर्षा की आवश्यकता होती है भैया, जो है धान वान से ज़्यादा। देखो यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है। तो भौगोलिक आवश्यकता की बात करें, पानी के ठहराव को रोकने के लिए ढलवा भूमि, गहरी उर्वरक और जीवाश्म युक्त मिट्टी बनाई जाती है। देखो यहाँ पर ये सीढ़ी, इसमें पानी इनको रोका जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, भारत की प्रमुख पेय फसल है, सुबह शाम चाय। कोई भाई चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा। ठीक है, यह अत्यधिक श्रम गहन उद्योग है। ठीक है, प्रमुख राज्य की बात करें, असम, जो है पश्चिम बंगाल जो कि दार्जिलिंग क्षेत्र, तमिलगिरी जो कि तमिलनाडु का जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें एक तरीके से देखेंगे कि अगर हम इसके सारांश के रूप में देखें तो उच्च तापमान यानी उच्च वर्षा जिनकी ज़रूरत है, उच्च तापमान प्लस उच्च वर्षा दोनों की जरूरत। उच्च तापमान प्लस उच्च वर्षा 100 सेंटीमीटर से किसको ज़रूरत है? चावल, जूट और चाय। और प्रकृति क्या है? उष्ण कटिबंधीय, बाढ़ के मैदान और ढलानी, ये इनके लिए। ठीक है, अब अगर हम मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा यानी 50 से 100 सेंटीमीटर, तो गेहूं, गन्ना और मक्का, शीतोष्ण अर्ध शुष्क फसल इनको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। कठोर जलवायु और शुष्कता सहिष्णु की बात करें, फसलें मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और कपास। प्रकृति अगर पाला रहित दिन आवश्यक है, कम पानी में जीवित होते हैं मोटे अनाज। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, भारत में कृषि विविधता, क्रांतियाँ और परिदृश्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम जब बढ़ते हैं तो जो प्रमुख फसलें हैं जैसे कहवा। ठीक है, कहवा के लिए जो कहवा कहने का मतलब कॉफ़ी, एक आदर्श दशा उसके लिए क्या है आपको देखना है। यहाँ पर ये देखें, इन के माध्यम समझें आप जो है। जलवायु, यह एक उपोष्ण कटिबंधीय रोपड़ एक नकदी फसल है। मेरे भाई ये जो है ना वीडियोज
बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, उम्मीद है, अगर हो सकता है कर भी दिया हो, तो आप जो है ज़रूर लाइक करें। और ये जो नंबर है 9565272442, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर कॉन्टैक्ट करके PDF ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है और बहुत मेहनत से सारी चीज़ें की जा रही हैं। यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें कहवा यानी कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है, कम से कम 16 डिग्री से 28 डिग्री का तापमान उपयुक्त होता है इसके लिए। और वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा आवश्यक है इसके लिए, ठीक है। भूमि की बात करें, जल निकासी वाली जो ढलुआ भूमि होती है इसके लिए आदर्श मानी जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख लें, ढलान वाली, जल मतलब जल रुके ना, ठीक है, बारिश होनी चाहिए लेकिन जल रुके ना, ठीक, फसल के लिए। और मिट्टी, कर्नाटक की लैटराइट मिट्टी कहवा उत्पादन के लिए बेहतरीन है, ठीक है। चलो, काफ़ी की हम कुछ फसलों पर बात करेंगे। जैसे किस्में अगर हम बात करें, अग्रणी राज्य जो है, तो प्रमुख किस्में जो है अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि जो है कहवा यानी कॉफ़ी की प्रमुख किस्में कौन सी है, तो ये सब हैं, ठीक है। भारतीय उत्पादक की बात करें, भारत में मुख्य रूप से रोबस्टा किस्म जो है का उत्पादन किया जाता है। ये देखो कॉफ़ी। अग्रणी राज्य कर्नाटक भारत का आधे से अधिक कहवा उत्पादन करता है। कितना? आधे से ज़्यादा कॉफ़ी यहीं उत्पादन होता है। इसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु, यानी वहीं कहने का मतलब अगर हम देखें तो ये वाला क्षेत्र, ठीक है, यहीं क्षेत्र में ज़्यादा कॉफ़ी की उत्पादन किया जाता है। वैश्विक स्तर पर ब्राज़ील कॉफ़ी का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसके हम बात करेंगे प्रमुख नकदी फसल, जैसे तंबाकू एवं रबर। तंबाकू की अगर हम बात करें तो ये तंबाकू का इतिहास, इसे भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? पुर्तगाली लाए थे, खैनी, ठीक है। और उसके किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया। तंबाकू उत्पादन गुजरात और आंध्र प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है। पहला नंबर गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। विश्व में चीन सबसे आगे है, ठीक है। रबर का अगर हम बात करें तो रबर अमेजन बेसिन, ब्राज़ील में देखो रबर इस तरीके से उत्पादन किया जा रहा है भाई, ठीक है। ब्राज़ील का जो है मूल पौधा है अमेजन बेसिन में। रबर उत्पादन भारत में केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और रबर उत्पादन में अगर हम बात करें विश्व स्तर पर प्राकृतिक रबर उत्पादन में थाईलैंड जो है प्रथम स्थान पर है, तो इसको आप जानते रहें। अब हम बात करेंगे मसालों और केसर का साम्राज्य। वैश्विक दबदबा की बात करें, भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक, तीनों चीज़ें, उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक तीनों हैं, ठीक है। तो अग्रणी राज्य में देखिए मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश आगे आ गया भाई, ध्यान देना है, ठीक। आंध्र प्रदेश फिर मसाला उत्पादन में प्रमुख है, ठीक है। अगर हम विशिष्ट मसालों में जैसे काली मिर्च के उत्पादन में बात करें तो कर्नाटक सबसे आगे है। छोटी इलायची में बात करें तो उत्पादन में केरल अग्रणी है, वहाँ पर एक पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी जिसे कहा जाता है, ठीक है, छोटी इलायची पहाड़ी। और केसर की अगर हम बात करें यानी शेफ्रॉन की बात करें तो भारत में केसर फूल का वर्तिकांग यानी स्टिग्मा का उत्पादन केवल कश्मीर में किया जाता है, ठीक है, कश्मीरी केसर। देखिए यहाँ पर आगे बढ़े, अब फल सब्जियां, हम नारियल की हम बात करें, वैश्विक स्थान फल सब्जियों के उत्पादन में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, बनेगा। प्रथम स्थान की बात करें, आम, केला और नींबू के उत्पादन भारत विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। अल्फांसो आम की बात करें, महाराष्ट्र का अल्फांसो आम विश्व प्रसिद्ध है, इसका अधिकांश भाग निर्यात किया जाता है। नारियल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद। पहले नंबर पर इंडोनेशिया, उसके बाद फिलीपींस, फिर भारत का नंबर आता है। और भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक यानी जो है अगर आप देखें तो दक्षिण भारत, ठीक है, इसके लिए प्रमुख है। अब कुछ कृषि ऋतुओं की हम बात करें तो रबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। रबी की अगर हम बात करें तो ये इसमें बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर में और कटाई मार्च में। अभी जैसे गेहूँ देखें जो फसल हुई उसको हम क्या बोलेंगे, ये देखो ये है रबी की फसल, ठीक है। अक्टूबर में शुरू होकर के मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाती हैं। जितनी भी फसलें हुई हैं और जितनी अभी कटाई हो रही है ये सब क्या है, जो है ये रबी की फसल है। अब इसके बाद अगर देखें आप तो मार्च अप्रैल से शुरू होकर के यहाँ पर मार्च अप्रैल में ही देखें खरीफ फसल की बात करें तो जून जुलाई से शुरू होकर के कब तक, अक्टूबर नवंबर तक चलेंगी, उनको खरीफ की फसल कहा जाता है। जायद की फसल की हम बात करें ग्रीष्म यानी मार्च अप्रैल में और इसकी कटाई जून जुलाई में हो जाती है। तो ध्यान से समझिएगा। अभी अगर आप एक बार फिर से देखें रबी की फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में और अभी कटाई चल रही है, ठीक है, मार्च अप्रैल में। और उसके बाद अगला नंबर आता है फिर जायद का, मार्च अप्रैल में जो बुआई होगी जून जुलाई में इसकी कटाई होगी, तो वो क्या हो जाएगा जायद, रबी उसके बाद जायद। फिर उसके बाद जून जुलाई में
बुआई होगी और अक्टूबर नवंबर में कटाई होगी। तो ये कौन सी फसल है? खरीफ। तो खरीफ में कौन आ जाएगा? धान आ जाएंगे, ठीक है। और जायद में कौन आ जाएगा? अभी की जो फसलें हैं उस तरीके की तिलहनी फसलें जैसे उर्द, मूंग, ये सारी फसलें हैं तो ये आ जाएंगे, ठीक है। दक्षिण भारत में रबी के मौसम में भी खरीफ फसलों की कृषि की जाती है, वो अलग विषय है, ठीक है। अब देखें रबी की प्रमुख फसलों को हम देखेंगे। रबी की प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब क्या है? ये रबी की फसल है जो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल से पहले पहले तक इनकी कटाई हो जाती है, इतने समय तक। खरीफ की फसलें में अगर हम बात करें तो चावल यानी धान, जो है ज्वार, बाजरा, इनकी कब शुरुआत होती है? ठीक है, जून जुलाई से अक्टूबर के बीच मध्य तक, ठीक है। जायद की फसलों में देखो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, अभी चलेगा भैया ठंडी में, बढ़िया मस्त, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको समझा या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता। अब हम देखेंगे प्रमुख क्रांतियाँ, भाग 1 खाद्य एवं आहार। देखिए यहाँ पर हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति अभी आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, ये अभी जो एलटी ग्रेड का मैंने पेपर सॉल्व कराया आप लोगों ने देखा। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, लिख लेना, याद कर लेना। भूरी क्रांति कोको उत्पादन, गोल क्रांति ये है आलू उत्पादन, ठीक है। मूक यानी साइलेंट क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब क्रांति जो कृषि क्रांतियां हैं उसका भाग 2 में हम देखेंगे, बागवानी एवं व्यवसायिक से संबंधित थी। पहला किससे संबंधित था? खाद्य एवं आहार से संबंधित था। दूसरा किससे संबंधित है? कृषि और मतलब बागवानी और व्यवसायिक से संबंधित है। जैसे लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है, ठीक है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और शहद से संबंधित है, ठीक है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन संबंधित है। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज औसत उत्पादन संबंधित है। परामनी क्रांति जो कि भिंडी उत्पादन संबंधित है। इतना आपको ध्यान रखना। अब एक और आया था भाग 3, उसको भी ध्यान रखें, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमको हर चीज के लिए तैयार रहना। कृषि क्रांतियों की अगर हम बात करें भाग 3 में समग्र एवं विशिष्ट विकास की बात करें, इंद्रधनुषीय क्रांतियां, ये देखो, ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है यार। सभी कृषि क्षेत्रों के उत्पादन में समग्र वृद्धि से संबंधित है। सदाबहार क्रांति ये जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को उचित मूल्य दिलाने से संबंधित है। पर्पल क्रांति लेवेंडर उत्पादन, ठीक है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। शेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, ठीक है। और ग्रे स्लेटी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो अगर अब बात करें यहाँ पर भारत में हरित क्रांति का ऐतिहासिक शुरुआत का थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो से विदा लेंगे। यहाँ पर हमने खूब इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। शुरुआत अगर हम बात करें 1960 के दशक में पंजाब के, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई, ठीक है। और वैश्विक जनक की बात करें तो अमेरिकन वैज्ञानिक जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग को मेक्सिको में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अभी इनको जो है दिया गया है क्या? भारत रत्न, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिल चुका है। हरित क्रांति में अगर हम बात करें तो प्रमुख घटक में अगर देखें तो उच्च उत्पादक बीजों यानी हाइब्रिड बीजों का, रासायनिक उर्वरकों और उन्नत सिंचाई का उपयोग करके इनका जो है किया गया, ठीक है। ये देखें सीड, वाटर और फर्टिलाइजर तीनों की मदद से इनकी जो है फसलों, इनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। मुख्य उद्देश्य की बात करें कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की मदद से खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि करना। सर्वाधिक प्रवाह अगर देखें हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसल थी गेहूं, ठीक है। पहले गेहूं नहीं हुआ करते थे, ठीक है। इतना आप यहाँ पर जाने। भारतीय कृषि आधारभूत हिस्सा की बात करें खाद्यान्न हिस्सा भारत में फसलों में कुल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 70% तक है। प्रथम विश्वविद्यालय अगर बात करें तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में बनाया गया। ये देख लीजिए आप, नामकरण इसका गोविंद बल्लभ पंत के कृषि विद्यालय के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। कल के वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले भारत की कृषि पद्धतियाँ, प्रणाली, बुनियादी और आधुनिक, यहाँ पर देखें तो पर्यावरणीय संसाधन, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कृषि की जो मतलब यहाँ पर कृषि के जो प्रकार होंगे उनके बारे में हम देखेंगे। भारत में स्थानांतरित कृषि और उनसे संबंधित और पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, इन सारी चीज़ों को, मतलब कल की वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये सारी चीज़ें हम कल के डेट में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें। और इसके बाद
प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान, जिससे आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारी चीज़ों को बहुत सहज एवं सरल तरीके से कल की वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और बहुत कारगर होंगी। तो उम्मीद है अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लिया होगा। ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां पर आपको टेस्ट, एमक्यूज, सब कुछ पीडीएफ सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो आपके लिए बेहद बेनिफिट होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।